संडे स्पेशल 1600 मीटर चिन अप और चेस्ट के बाद अब रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं। क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया गया है। और अभी आप देख रहे हैं कैप्टन नारायण सिंह जी को एज ए सीनियर इन्विजिलेटर्स बच्चों को समझा रहे हैं। हर बच्चे के पास जाके देख रहे हैं कि कोई बच्चा कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। उनको बता रहे हैं कि जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ओएमआर में उसी के अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शंस हैं उसको फिल करना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। एक क्वेश्चन में गलती का मतलब 2 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। वो समझा रहे हैं बच्चों को। और आज हमारे बीच में बागेश्वर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान करंज रेस्टोरेंट्स के ओनर भी आज हमारे बीच में हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम टाइम पर हमेशा जब भी हम उनके साथ मुलाकात होती है हमें हर प्रकार का सपोर्ट वो करते रहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा किया बच्चों ने, बहुत मतलब मैक्सिमम बच्चों का क्या 5 के आसपास और 5 से नीचे टाइमिंग आने लगी। और जो इस ग्राउंड का सबसे बेस्ट टाइमिंग था 4:40-42 दिनेश का, उससे बहुत करीब पहुंच चुके हैं भोपाल और ये जो जीवन है जो 1.5-2 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि जब तक भर्ती एंड ऑफ 2-3 महीने तक होता है तो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं ये बच्चे। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे को कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें आने से कोई नहीं रोक सकता है। और लास्ट टाइम भी इतना अच्छा टाइमिंग नहीं आ रहा था, फिर भी 54 बच्चों ने क्या किया था, फिजिकल निकाला था रानीखेत की भर्ती में। ठीक है, तो इस बार भी बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। और उसके साथ साथ आप लोग का चिनअप हो गया, चेस्ट होगी, सारी चीजें हो गई हैं। और अब क्या है, जो रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन हम आप लोग को जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कि हाँ कुछ ना कुछ टच में रखने के लिए, आपके दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए हर संडे को क्या कराते हैं, एक रिटर्न एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं, आप लोगों का एक डेमो देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग को दिया था क्वेश्चन पेपर और हार्ड कॉपी आप लोग को सबको दी गई है। तो उसका थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं, सही आंसर देख लेते हैं कि क्या है। तो आप लोग के पास सबके पास क्वेश्चन है और आपके आंसर सीट है, तो पहले ठीक कर लेंगे, उसके बाद अपने अपने जो दूसरे बडीज के जो आंसर सीट है उसको आप इवेलुएट करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस से लिया, जनरल स्टडी में जो आपका कंप्यूटर है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन हमने आज कंप्यूटर से रिलेटेड डाला है। तो पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग द फॉर्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन विद द ऑपरेटर सच एज। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं, कोई फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, तो उसमें सब पहला कौन सा सिंबल लगाते हैं, तब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सेल मतलब समझते हैं, जितने भी आप लोगों ने एक्सेल को ओपन किया, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है, आयताकार जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल, वो सेल कहलाता है। ठीक है, तो उसमें जब हम कोई चीज एंटर करते हैं तो कौन सा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू, बराबर अगर हिंदी में कहते हैं तो इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले का बी है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला हम एक्सेल में शुरू करते हैं तो बराबर का चिन्ह, इज इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ठीक है, आप सभी को पता है जीएसटी, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई अपना
वो करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो अलग अलग प्रकार के देश में टैक्स होते थे उसको सब कॉम्बिनेशन बना के एक जीएसटी कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसको अगर उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स गुड्स मतलब जो सामान होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1 अप्रैल 2017। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे का सी है, ठीक है, टिक कर लेंगे और वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा डिवाइस, कौन सा यंत्र होता है जिससे समुद्र की गहराई मापते हैं। क्योंकि हर चीज का मेजरमेंट करने के लिए क्या है, डिवाइस बनी हुई है। चाहे आप दूध की गुणवत्ता नापें, चाहे आप हवा की वेग को नापें या किसी भी चीज को नापें, तो ऐसी जो समुद्र की जो गहराई है, डेप्थ है, उसको नापने के लिए कौन सी डिवाइस को मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ऑडोमीटर है, ओमीटर है, टैकोमीटर है या फैथोमीटर है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डेफिनेटली एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन नंबर फैथोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। टैकोमीटर अलग अलग चीज के लिए किया जाता है, ऑडोमीटर जो वाहन की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। तो हर ऑप्शन का आपको याद होना चाहिए। जितने भी जो यंत्र हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी होती हैं, ये 8-10 प्रकार के होंगे, तो एक इसकी लिस्ट बना लीजिए कि इससे ये मेजरमेंट किया जाता है, इससे ये मेजरमेंट किया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो समुद्र की गहराई को किसे फैथोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को कहते हैं। जितने भी हमारे जो पुराने पॉलिटिशियन जो वो हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या जो प्रधानमंत्री वगैरह रहे, तो उनके समाधि स्थल है, तो उनका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शांतिवन, शक्ति स्थल, वीर भूमि और किसान घाट। तो 4, तो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो शांतिवन, शक्ति स्थल, वीर भूमि या किसान घाट? डेफिनेटली शांतिवन, ठीक है, शांतिवन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शक्ति स्थल कहा जाता है इंदिरा गांधी के, और जो वीर भूमि है वो हमारे राजीव गांधी के, उसको कहा जाता है। और जो किसान पूछते हैं चौधरी चरण सिंह, देश के कौन से प्रधानमंत्री थे? ऐसा भी हो सकता है, देखिए अगर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हो सकता है कि राजीव गांधी कौन से थे, पहले चरण सिंह कौन से थे, तो ये 5वें प्रधानमंत्री थे देश के, ठीक है। कौन? चौधरी चरण सिंह। बट कार्यकाल थोड़ा सा कम रहा इनका, पूरा 5 साल का नहीं रहा। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे, और इनके जो समाधि स्थल है इसको किसान घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। ए और बी भाई है, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। तो ई और ए में क्या संबंध है? क्या है? डेफिनेटली भतीजी है, क्योंकि वो क्या है, देखिए यहाँ पर अगर किसी का भतीजी नहीं है, देखिए ए और बी, कभी भी हम जब रिश्ते करते हैं, अगर जो बराबर का रिश्ता होगा तो उसको सामने लिखेंगे, छोटा होगा तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो वही है, ए और बी क्या है? भाई हैं ये, तो इनको सामने लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है, ई को नीचे लिखेंगे, तो इसकी पुत्री, किसकी पुत्री है ये? एफ की पुत्री है, नीचे लिखेंगे, छोटी है, ठीक है। उसके बाद एफ पत्नी है बी की, जो ये एफ है इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, मतलब ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और ये इनकी पत्नी है, ठीक है। तो ये जो है ई और ए, तो इनका संबंध क्या है? क्योंकि ये दोनों भाई हैं, मैं और अगर सर भाई हैं और ये मेरी बीवी है, तो इनका जो और इसके बच्ची है, ठीक है, तो उनके वो कौन कहलाएंगे? चाचा कहलाएंगे डेफिनेटली। तो वो क्या होगी? भतीजी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भतीजी होगी। थोड़ा सा इसको ऐसे रखेंगे, छोटे आगे सामने बढ़िया करके, ठीक है। सेम दूसरा क्वेश्चन हमने फिर रीजनिंग किया हुआ है, देख लेते हैं। अगर मिंट को 3940 MINT क्या लिख रहे हैं? 3940 कोई भी कोड में कोड लिखा गया, ठीक है। और टेल का कोड क्या होगा? TALE, TALE। तो उसका कोड निकालना है। अब हमने ये देखना है
कि मिंट को 3940 कैसे लिखा। इसके लिए जब भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वहां पर कुछ रफ पढ़ने के लिए वो दिया जाता है आपको, ठीक है। अगर रीजनिंग का है उस सिलेबस में तो आपको सबसे पहले, जब तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, तो उसमें ABCD लिख लो A to Z और उस पर नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, क्या कहते हैं उसको, आपने क्लॉकवाइज भी करना है, उल्टा जेड से भी 1 2 ऐसे करना है और A से Z तक 1 2 3 करना है। उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी। नहीं तो जिस समय आप एक क्वेश्चन को बनाएंगे उस समय आप करेंगे ABCDEFGHI, आई मतलब 9, फिर ऐसे करेंगे, फिर गड़बड़ होगी। ऐसे में आप एक क्वेश्चन जो आप 3-5 सेकंड में कर रहे हैं उसको लिए आप 3 मिनट खर्चा कर देंगे और हो सकता है वहां पर फिर आप गड़बड़ कर लें। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन बुकलेट या कुछ ऐसा मिलता है, सबसे पहले जब तक स्टार्ट नहीं होता है ABCD लिख लीजिए और उसमें नंबरिंग कर दिए, A को 1, B को 2। तो इसमें आप देखेंगे M कौन से नंबर में आ रहा है, 13 में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप 13 लिख लीजिए। I कितने में आ रहा है, 9 पे आता है, ठीक है। और N कितने में आता है, 14 पे, ठीक है। और T कितने में आता है, 20। बट अब यहां पर आप देखेंगे 139142, परंतु यहां पर क्या कर रखा है उन्होंने, जो 10 से ज्यादा, जब 2 डिजिट से ज्यादा बढ़ रहा है तो उन्होंने जो इकाई, जो वो वाला अंक है, इस पहला वाला डिजिट है उसको हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया। एक को रिमूव कर दिया, यहाँ पे 14 आ रहा था तो फिर इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे क्या आ रहा था, 20 आ रहा था, इसको वाला पहला वाला डिजिट को इन्होंने रिमूव कर दिया। तो बचा क्या आपका 3940, ठीक है। वही चीज हम आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो मैं मुझे पता है, ये हो सकता है कोई दूसरा मेथड भी हो इसका अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अब देखो T कितने में आता है, T20 में, ठीक है। तो 20 में हमें पहले तो हम 20 लिख लेते हैं, फिर वो कर लेंगे, ठीक है। A आता है आपका 1 पे, इसको एक ही लिखा क्योंकि 1 डिजिट है। L आता है आपका, L कितने में आता है, 12 लिख लेंगे, ठीक है। और E आपका आता है 5 पे, ठीक है। इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि एक ही डिजिट है। तो अब आपका जो 10 से ज्यादा वाला है, 20 वाला, इसको हम 2 को हटा देंगे, यहाँ पे 12 था, 1 को हटा देंगे, किसको, 1 को हटाएंगे ना, हाँ। तो अब आपका बचा 0125। कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस ऐसे। किसने बनाया था, हाथ खड़ा करो, सही गुड। हाँ, कम से कम 50%, ये तो 40 तक भी। हाँ, मतलब इस तरह से ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में रीजनिंग में थोड़ा सा वो करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सभी को, हाँ ऐसा, क्योंकि पहले जो दिया गया है वो कैसे निकला, क्या मेथड इसमें यूज किया गया, क्या इसमें किया गया, उसको आपको ध्यान से देखना है कि हटा रखा है, कोई काट रखा है, माइनस कर रखा है, गुणा कर रखा है, क्यूब कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, ये चीजें देख लीजिए। वही चीजें आपको सेम उसमें अप्लाई कर देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो हुआ था, तो उसमें कौन ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहली बार जेल गए। ऐसे आपको पहले स्वतंत्रता सेनानी का नाम भी पूछा था लास्ट पेपर में, इससे पहले हमने, ठीक है। तो अलग अलग है, कालू मेहरा, विष्णु देवी शाह, मोहन सिंह मेहता या सभी। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोहन सिंह मेहता स्वतंत्रता सेनानी थे पहले, ठीक है। आई थिंक वही थे ना, हाँ, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे कालू मेहता। और विष्णु देवी शाह आपको पता है कि उत्तराखंड की महिला जेल जाने वाली उत्तराखंड की, ठीक है। और मोहन सिंह मेहता आपको पता है बागेश्वर के डंगोली जगह आते हैं, यहाँ के हैं, और उत्तर प्रदेश के समय में रहे 2 बार, ठीक है। हाँ, मोहन सिंह मेहता जी, ठीक है। सन 57 से 67 तक वो क्या रहे, MLA रहे, जब उत्तर प्रदेश वो हमारा, ठीक है, उस समय हुआ। और जो हमारा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बैजनाथ है ना, बैजनाथ, वो के नाम से है। जैसे बाकी ये हॉस्पिटल है वो श्यामलाल के उनके नाम से है, तो वैसी जो बैजनाथ का जो हमारा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है वो मोहन सिंह मेहता के नाम से है। अभी भी अगर आप जाएंगे तो उन्हीं का नाम वो पर्चे में लिखा हुआ मिलेगा, या
हॉस्पिटल के बाहर मिलेगा। ठीक है, तो ये बागेश्वर के जो डंगोली आपका एक गरुड़ वाली बेल्ट है, मोहन सिंह मेहता जी उस समय के क्या थे, विधायक रहे 2 बार, 57 से 67 तक। ठीक है, हाँ, तो ये उन्नाव से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति मोहन सिंह मेहता। चलिए करते हैं आपके अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? जो अशोक के है वो किस भाषा में है? प्राकृत, उर्दू, हिंदी एंड पाली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पाली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पाली, अशोक के जो कालसी अभिलेख हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, उसमें तो ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन सही रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। देख, हर क्वेश्चन, हर संडे को हम एक न एक क्लब, चाहे वो हुक्का क्लब हो, चाहे वो हैप्पी क्लब हो, या कुछ ना कुछ क्लब है, तो आपको जो हमारे उत्तराखंड के इतिहास के समय जो पिछले हुआ कुछ ऐसी चीजें बनी, कुछ ऐसे क्लब बने, कुछ ऐसे संगठन बने, तो उनकी लिस्ट बना के आप ऐसे तैयारी करें। तो जितने भी है, इस बार हमने लिया है डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1865, 1868, 1869, 1870। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 1870। किसने की थी? बुद्धि बल्लभ पंत। वेरी गुड, बुद्धि बल्लभ पंत। जो बुद्धि बल्लभ पंत थे, मोस्टली अल्मोड़ा से उन्होंने वो किया। ठीक है, और मोस्टली जो मूल निवासी थे वो गंगोली हाट के थे। ठीक है, तो उन्होंने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में रहकर उन्होंने जो अपना हायर एजुकेशन अल्मोड़ा से ही की, जिसे आज रैमजे इंटर कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, तो वहां से उन्होंने की सन 1870 में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हर टाइम टू टाइम समय के साथ जगह के जो लोकेशन, जो नाम होते हैं वो उपनाम बदलते हैं। जैसे आजकल यूपी में जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, तो वैसे कालांतर में अगर हम पिछले प्रीवियस उसमें करें 100, 200, 400 साल पीछे, तो हर जगह के नाम अलग होते थे, तो फिर उसके साथ समय समय के साथ वो चेंज होते रहे। तो ऐसे ही नाम है, अलकापुरी नाम की जनपद का था। अभी तो कोई ऐसा उत्तराखंड में ऐसा कोई जनपद है नहीं कि जिसका नाम अलकापुरी है, बट प्रीवियस टाइम में हुआ करता था। तो कौन सा जिला था? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा या पौड़ी? एग्जैक्टली, चमोली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, अलकापुरी। चमोली का जो पुराना नाम अलकापुरी के नाम से जाना जाता था, चमोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे? बहुत फेमस सेनापति थे माधो सिंह भंडारी। और जब टेहरी रियासत की बात करें, जो हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था टेहरी रियासत के बारे में, तो जो महिपति शाह है, कीर्ति शाह है, भवानी शाह है, प्रताप शाह है, तो किसके समय में ये सेनापति थे? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, महिपति शाह के समय में माधो सिंह भंडारी सेनापति थे। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि माधो सिंह भंडारी का नाम क्यों आया। माधो सिंह भंडारी इतने शक्तिशाली और इतने फेमस सेनापति थे, इनको फेमस होने का तब आता है जब इन्होंने अपने गांव में, शायद जब हम श्रीनगर से आगे जब न्यू टेहरी की ओर जाते हैं, वो जगह का नाम मलेथा है, मलेथा के उनको कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या था, जब छोटे से उम्र में वो होते तो वापस आते तो गांव में क्या था, सूखा पड़ा हुआ था, अच्छा अनाज नहीं हुआ करता था। तो वो क्या होती थी, बगल में नदी बह रही होती है बट वहां पानी नहीं आता, तो वो क्या था, बीच में एक पहाड़ क्या कहते हैं, कड़ा, तो उन्होंने अपने साथ में कुछ लोगों को लेके पूरा पहाड़ी अंदर टनल काट के रख दिया, पूरा उसको निकाल के गांव में पानी पहुंचाया था। बट उसके बावजूद क्या कहते हैं, उस गांव में वो नदी का पानी नहीं पहुंच पाया था। तो एक बार ये सो रहे थे, तो इनको एक कुछ बताते हैं कि सपना आया कि जब तक यहाँ पे आप बलि नहीं देंगे, या कुछ ऐसे मतलब मानव बलि की बात कही जाती है यहाँ पे, तो तब तक ये पानी नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा, ये सपने को डर गया, क्योंकि उनका बेटे की बात आई थी यहाँ पे। तो उन्होंने ओके, पर उनका बेटा मान गया, फिर उन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी, बताते हैं। और जहां से पानी का स्रोत था वहां पर अपने बेटे की सर रखा, तो उसके बाद वो पानी बहा जाता। आज भी जब आप न्यू टेहरी को जाएंगे, तब उस मलेठा का जो केनाल बनी है, नहर बनी है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बताते हैं उसमें बलि दी थी, उसके बाद उन्होंने वहां पे पानी, आज भी समृद्ध गांव माना जाता है उसको। ठीक है, तो बहुत बड़ी क्या कहते हैं, उन्होंने बलिदान दिया था अपने उसके लिए।
तो इसलिए बहुत फेमस सेनापति रहे। उनका नाम माधव सिंह भंडारी का नाम अभी आप पढ़ेंगे उनके बारे में बहुत डिटेल में, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, तो वो महिपति शाह के समय में सेनापति थे, माधव सिंह भंडारी। ठीक है, और फिर बताते हैं जब उसके बाद वो वहां महिपति शाह गए, फिर कभी लौटकर अपने गांव नहीं आए। ठीक है, क्योंकि अब अपने बेटे की वो दे दी थी उन्होंने। तो ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट है तिब्बत की बेटी किसकी रचना है? तिब्बत की बेटी कोई रचना है। ठीक है, तो वो किसकी रचना है? राधा भट्ट की, निशंक की, वल्लभ डोभाल की या गुमानी पंत की? अब आपको जो भी उत्तराखंड के इतिहास में जो अच्छी अच्छी चीजें, कोई फेमस रचना हुई, कोई किताबें लिखी गई, कोई वो लिखे गए, उनके भी देखना है कि जो जो चीजें हुई। तो इसका जो मेन है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ डोभाल द्वारा लिखी गई। ठीक है, वल्लभ डोभाल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तिब्बत बेटी वल्लभ डोभाल की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। टिंचरी माई पुस्तक के लेखक, टिंचरी माई। ठीक है, टिंचरी माई बहुत फेमस एक लेडी है। इसको वैसे ही इनका नाम वैसे दीपा क्या था, कोई नाम था उनका। उनको टिंचरी माई क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत छोटे से उम्र में ही बहुत सारे दुख देख के, मतलब छोटे से उम्र में जब पैदा हुई थी, मां हो गई थी, 5 साल में पिताजी का स्वर्गवास हो गया, 7 साल में शादी हो गई थी, उसके बाद कुछ साल बाद पति का भी देहांत हो गया, 14-15 साल बाद। उसके बाद ऐसी भटकती रही, क्योंकि उस समय बहुत गरीबी पूरे पहाड़ में हुआ था। उसके बाद इन्होंने जहां जहां पर भी गलत काम हो रहे थे, पूरे पहाड़, पूरे जो उत्तराखंड था, कुमाऊं गढ़वाल, उसमें शराब का बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो उनको पूरा शराब को बंद करने में बहुत बड़ी योगदान भूमिका निभाई। इवन बड़े बड़े मतलब दिल्ली तक है। हाँ, नशा नहीं रोजगार। अच्छा, नशा नहीं रोजगार दो, इन्हीं का नारा है, बताते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान है, उस समय की बात है। चाहे डीएम से लेके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक इन्होंने वहां दिल्ली कूच किया था। टिंचरी माई के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? सामाजिक कार्य किए थे। शराब टिंचरी माई। ठीक है, तो बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, इनको पता ही नहीं था जब इनकी शादी हुई थी। 7 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी। बताते हैं कि जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे, जब इनकी शादी हुई तो ये मतलब शादी इनको पता नहीं था कि शादी है। जब शादी इनको कोई ले तो बाहर दौड़ के आता है कि मैं भी बारात देखने जाती हूँ। फिर किसी ने कहा कि आप वो कि ये उनको जब वहां जाके इनको उसमें बैठाया गया डोली में, तो ये खुश होके हुआ कि मुझे सवारी होगी करके, इस तरह से। ऐसे सोचिए 7 साल की उम्र में। और जब वहां जाते थे तो वहां पे क्या कहते हैं, वो रीति रिवाज, वो सोचते थे कि मैं तो जैसे अपने घर में पापा या चाचा उनके साथ बैठती हूँ, खाती हूँ, वैसे ही वहां के सरकार पक्ष में से। उसके बाद धीरे धीरे उनके जो इनके हस्बैंड थे, वो भी कुछ गढ़वाल राइफल्स या किसी में सेना, किसी में वो थे, तो वो उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद धीरे धीरे ससुराल वाले पहले से क्या करते थे, अगर विधवा हो जाते तो ससुराल मायके दोनों वाले क्या करते थे, छोड़ देते थे, मतलब नहीं रखते थे। ठीक है, तो ऐसी कहानियां हो करती थी। धीरे धीरे वो ऐसे मठों में, बद्रीनाथ या मंदिर में जाके, कहीं हरिद्वार रह के, कभी ऐसे रह के इन्होंने फिर अच्छे सामाजिक कार्य करने शुरू किए। ठीक है, तो इनकी जो टिंचरी माई पुस्तक जो इन्होंने किसने लिखी, वो है कुलदीप रावत, यशवंत कटोच, अजय रावत या घनश्याम जोशी। कोई बताएंगे, गैस करेंगे कौन सा होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर ए कुलदीप रावत ने लिखी है टिंचरी माई पुस्तक। टिंचरी माई पुस्तक के जो लेखक हैं कुलदीप रावत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा को आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने पूरे भारत में क्या किया था, छोटे छोटे गरीब बच्चे जो निसहाय हैं, सारी चीजों उस पर उनका वर्क किया था। मदर टेरेसा को आप लोग सभी जानते हैं। तो बुग्यालों की मदर टेरेसा इन उत्तराखंड आई एम टॉकिंग। ठीक है, किसे कहा जाता है? लीला देवी को, रूपा देवी को, सीता देवी को या बीना देवी को? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रूपा देवी को क्या कहा जाता है? बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। ये चमोली, यही हमारे जो नियर, जहाँ पे हमारी ये नंदा देवी राजजात जाती है, वेदनी बुग्याल। ठीक है, यही चमोली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं रूपा देवी। तो ये बुग्यालों के प्रति काफी सजगता रहती है। जब भी कोई टूरिस्ट
एक्टिविटीज होती हैं या नंदा देवी राज होती हैं, तो वहां पे लगने वाले टेंट, वहां पे लगने वाले जो क्या कहते हैं कूड़ा कचरा है, तो उसके लिए हमेशा आवाज उठाती रहती हैं कि हम बुग्यालों को नष्ट नहीं करना है। अगर हम ऐसे ही नष्ट करते रहेंगे, गड्ढे खोदते रहेंगे, तो बुग्याल धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। ठीक है, इनका नाम है रूपा देवी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी मतलब हिंदी भाषा, जो हम हिंदी अभी बोल रहे हैं, इस भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? डेफिनेटली एग्जैक्टली राजभाषा है। हमारी देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में 22 भाषाओं को संविधान के अकॉर्डिंग मान्यता दी गई है। और राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कामकाज है वो सभी भाषा में होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, अलग अलग है, तो इसलिए कोई पर्टिकुलर भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं दी गया है। ठीक है, तो ये कामकाजी भाषा राष्ट्रभाषा राजभाषा के अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा हमारे देश की हिंदी नहीं है। कोई भी अभी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, टर्न योर पेज क्वेश्चन पेपर एंड थोड़ा सा हिंदी की ओर आते हैं। थोड़ा हिंदी में हो सकता है क्योंकि हिंदी में हम उतने एक्सपर्ट नहीं है, उतना वो नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक्स होती है तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग खुद उसको वो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में आप पुरुष, पुरह, पुरा या पुर, उपसर्ग। ठीक है, कौन सा? यस डेफिनेटली पूरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के आगे लगते उसके पूरा और उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के पहले लगते हैं और उसका पूरा अर्थ को चेंज कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा? वो हित है, हित अलग हो जाएगा, उसका वो कर दे। ठीक है, पुरोहित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है अव्यय के कितने भेद होते हैं? कितने अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6? 5 अव्यय। आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, 4 ही होते हैं। देख हो सकता है ऐसा, बट जिस बुक से जिस मैंने गूगल पे सर्च किया था, अभी अगर आप सर्च करें तो उसमें 5 प्रकार के उसमें वो दिखा रहा था। ठीक है, कोई चीजें हो सकता है उसके पार्ट्स है या जिस क्वेश्चन को पूछ रहे थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पेपर 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। ठीक है, और अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय मतलब जो लिंग वचन कारक इसमें कोई वो करके कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, मतलब कोई चेंजेस नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड अव्यय। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम इस बार सर्च भी कर लेंगे, एक बार इसमें गूगल पे सर्च करके इसको कंफ्यूजन भी दूर कर लेंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब एक शब्द जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहते हैं? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। ठीक है, शब्द विशेष के लिए वो होता है ना एक शब्द, तो ऐसे आपको याद करना है। एक ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या होगा? अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं हो। नहीं, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, मतलब वो अपना काम करे, वो अपना काम। ठीक है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, मतलब आपके सामने आपकी बात करेंगे, उसके सामने उसकी बात करें, कोई मतलब डिटरमिन वो नहीं है। ठीक है, अपने बातों को होल्ड नहीं करते हैं। मतलब मुकेश के सामने मुकेश की तारीफ कर दी और दीपक के सामने दीपक की तारीफ कर दी, मतलब वो नहीं। ठीक है, तो वो कहते हैं जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है, कुछ भी बोल दे, उसके सामने उसकी तारीफ, उसके सामने उसके तारीफ, तो वो कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को या वीर रस को? सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम रस, मुकेश, दीपक। वीर रस। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है, श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस के रस माना जाता है, कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, श्रृंगार रस। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचयिता है, ठीक है। चलिए आवाज नहीं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। रामचरितमानस आप सभी पता है, हम महाकाव्य है, ये रचना की गई है किस भाषा में की गई? किसने की ये नहीं पूछा है, किस भाषा में? अवधी में, ब्रिज भाषा में, भोजपुरी में या मैथिली में? डेफिनेटली अवधी में की गई है रामचरितमानस की रचना, अवधी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अवधी में। चलिए नेक्स्ट है, देवदत्त में कौन सा समास है? देवदत्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु? अव्ययी। देवदत्त में कौन सा समास है? इसमें है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा देवदत्त में। कौन सा होगा? तत्पुरुष, क्योंकि जिन शब्दों में उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, भानु अथैया या इरफान खान? डेफिनेटली एग्जैक्टली राइट आंसर, भानु अथैया। क्या थी वो? हाँ, फैशन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे वो, ठीक है। उनको पहले ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं भानु अथैया, लेडीज। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? जो सोवियत संघ है उसका विघटन कब हुआ? उसको टूट के जब लगभग 15 देश अलग हुए, ठीक है, तो वो कब हुआ था? 91, 92, 93, 94, 1991, 92, 93, 94? 91, जो जिसे आज आप रूस से अलग हुए, जिससे पूरा एक सोवियत संघ कहा जाता था, उसका विघटन हुआ 1991 में, जिससे आज जो यूक्रेन वगैरह, वो यूक्रेन भी उसी से अलग हुआ है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या जितने भी, उज्बेकिस्तान, जितने भी जो कंट्रीज हैं वो सब सोवियत संघ के पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, 1991, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो नेशन जो हमारे स्पोर्ट्स डे है, वो कब मनाया जाता है? आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। 14 अगस्त, 29 अगस्त, 14 सितंबर और 29 सितंबर? 29 अगस्त। आप लोग को स्कूल में याद होता होगा, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है उस दिन, ठीक है। और ये किसके या उसमें मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे, जन्मदिन के अवसर पर जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है। जिसे क्रिकेट का जादूगर भी कहा जाता है, हॉकी का जादूगर, सॉरी, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। हाँ, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है आपका, लेबनान की राजधानी कहाँ है? हो सकता है जब जीएस के अंदर कोई कंट्री की कैपिटल पूछ ले, कोई करेंसी पूछ ले, ठीक है, कोई संसद का नाम पूछ ले, तो ये चीजें आपको एक दो कुछ कंट्री हैं तो कभी एक बार रिकॉल कर लीजिए, देश के जो वर्ल्ड लेवल में जितने कंट्रीज हैं किसकी है। तो लेबनान की राजधानी है त्रिपोली, रबात, ओस्लो या बेरूत? एग्जैक्टली राइट आंसर, बेरूत। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लेबनान की राजधानी है बेरूत। चलिए नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी? विक्रम सेठ ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, विंग्स ऑफ फायर जिसे वो है, ठीक है, उनकी एपीजे अब्दुल कलाम की है।
नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ठीक है, जब भी हम बुखार वगैरह नापते हैं या हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो हम या तो फारेनहाइट में नापते हैं या सेल्सियस में नापते हैं। यहाँ पर केल्विन दिया गया है, तो हमारा केल्विन में कितना होता है हमारा ह्यूमन टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर सामान्य तापमान 280 केल्विन, 290, 300, 310, एग्जैक्टली 310 केल्विन क्या होता है हमारा, केल्विन में जो हमारा ह्यूमन टेम्परेचर है वो केल्विन में 310 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट कितने हैं टोटल? 22, 25, 27, 29, 22, 25, 27, 29, एग्जैक्टली 25 क्या है हमारे हाई कोर्ट हैं। ठीक है, बट कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर 20 स्टेट तो ज्यादा है, बट 25 क्यों है? क्योंकि कई राज्यों के 2 राज्यों का एक है, जैसे पंजाब और चंडीगढ़ का, हरियाणा और पंजाब का। पंजाब, हाँ ठीक है, तो अलग अलग उनका क्योंकि वो रहता है, तो कई राज्यों में तेलंगाना और उसका जो पूर्वी भारत है वहाँ शिलोंग है, हाँ। आसाम और नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ, भारत में जो नंबर ऑफ हाई कोर्ट है वो 25 है। ठीक है, तो बहुत सारे नए क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे, नए रिकॉल होंगे, आपस में डिस्कस किया तो नई चीजें सीखने को मिली, खुद का इवैल्यूएशन करने का मौका मिला कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आता है तो मैं कितने क्वेश्चन सही कर पाता हूँ, कितने गलत पाता हूँ, कितने गहरे पानी में हूँ, मुझे किस प्रकार का और पढ़ाई करने का मुझे करनी है, किस प्रकार की तैयारी करनी है, किस प्रकार के बुक्स लेने हैं, किस प्रकार की नोट्स बनाने हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ठीक है, सो होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।